सभी सहभागियों को शुभ संध्या और आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और मुझे कुछ फीडबैक दीजिए कि आप मुझे देख पा रहे हैं और अपने अनुवादक की आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो मुझे जरूर बताइए। प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे होंगे। तो चैट में आप जरूर मुझे मुझे प्लस दीजिए। और रुस्लान, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग को थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नहीं हैं, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो वो 10 या 15 मिनट का एक अंतराल लेते हैं। और तो सभी मेहमानों का आज की बैठक में स्वागत है। ये बैठक नवंबर समय जो समय हुआ है वो हुआ है 9:43। और और हम लोगों ने 12 मिनट देरी से इस बैठक को शुरू किया है। और अब हमारी जो जो संख्या है लोगों की, वो जो है वो काफी बढ़ गई है और वो दुगनी हो चुकी है। और चूंकि आज की जो बैठक थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और इसीलिए हम लोगों ने निश्चय किया कि हम थोड़ा समय आपको देंगे। तो जो लोग देरी से जुड़ते हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम लोगों को अब आदत बनानी पड़ेगी कि हम लोग जो हैं 10 मिनट पहले ही बैठक के शुरू होने से पहले जुड़ जाए, क्योंकि हमारे जो जो जितने भी हमारे जो उत्तरदायी, जो हमारे जो जो पार्टनर्स हैं, वो शुरू से वो बहुत पहले से ही जुड़ जाते हैं इस बैठक के साथ। तो चलिए, आइए इस हम लोग जो है अब हम लोग घोषणा करना शुरू करते हैं कि हमारी जो बैठकें हैं वो बैठकें हमारी जो हैं वो 9:30 बजे ना शुरू होकर वो 9:20 पर शुरू होंगी, 10 मिनट पहले शुरू होंगी। तो इस प्रकार हम लोग जो है लोगों का जो जो लोग देरी से जुड़ते हैं उसके लिए हम लोगों को समाधान मिलेगा। तो ये प्रश्न मेरा आपसे था, तो आपको लगता है कि ये सुझाव थोड़ा काम करेगा? क्या आप लोगों ने मुझे सुना, दोस्तों? तो लोग जो है वो काफी सहमत हैं, और लोग कह रहे हैं कि वो सकारात्मक भी हैं। तो ताकि हम लोग समय से इस बैठक को शुरू कर सकें। और निकोलाई के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हम लोगों को समय के साथ शुरू करना चाहिए। पर तो जिस प्रकार हम लोगों ने जब से शुरू किया था, जिस समय से शुरू किया था दूसरी बार, और अब उसको भी 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब 10 लोग और जुड़ चुके हैं। पिछली बार अ, मैंने एक विषय के ऊपर बात की, और उसके बाद जब हम लोगों ने अपनी बैठक के अंदर थोड़ा और आगे बढ़े, तो लोगों ने वही प्रश्न पूछना शुरू किए जो कि मैंने पहले ही उत्तर दे चुके थे। तो हुआ क्या था कि जो लोग देरी से जुड़े थे उन्होंने वही प्रश्न पूछा, और उनको ये मालूम नहीं था कि हम लोगों ने उस प्रश्न का उत्तर पहले से ही दे चुका है। तो मुझे बोलना पड़ा कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग 10 मिनट पहले एक ही घोषणा करें बैठक की। तो जैसे कि मैं पानी बहुत पीता हूं, तो आप भी अपनी चाय पानी जो है वो आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो जो समय जो समय है, जो समय के ऊपर चलना, समय का पाबंद रहना और सटीकता, ये बहुत जरूरी है सफलता के लिए, और इस चीज से मैं सहमत हूँ। और अब देखिए, हमारे पास 47 से 93 लोग हो चुके हैं। तो
तो इस सीधे प्रसारण में लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर तो जो है हम लोगों ने अब हमारे पास जो है वहां पर 94 के आसपास लोग पहुंच चुके हैं। और जब हम लोगों ने इस मीटिंग को यूट्यूब के ऊपर डाला तो उसकी रिकॉर्डिंग को पहले दिन ही 2000 लोगों ने देखा। तो रिकॉर्डिंग भी काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आज की बैठक है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो का, ऊपर डॉक्टर यूनिसी के वीडियो के, और जो प्रश्नों के जो उत्तर उन्होंने जो है लिखित के रूप में अपनी वेबसाइट पर दिए हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप लोगों ने पिछली बैठक में जो मैंने आपको सामग्री दी थी, जो कि हमारी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर थी, तो क्या वो आप लोगों ने पढ़ी? हमारे वेब पेज के ऊपर भी थी। क्या आप लोगों ने अपना गृह कार्य पूरी किया जो कि मैंने आपको पिछली बार दिया था? क्या सभी लोगों ने इसको देखा, पढ़ा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जानकारी थी, इस चीज को मैं समझता हूँ। और जो प्रश्न के जो उत्तर थे वो काफी बड़े और गहरे गहरे थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि वीडियोस लोगों ने देखे हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है। तो तो अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो आपने प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए होंगे, तो हम लोग इस बैठक को खत्म कर सकते हैं, नहीं? तो मुझे लगता है कि इस बैठक को लगातार आगे बढ़ाने का कोई अब नहीं है, पर मैं मजाक कर रहा हूं। और दोस्तों, तो चलिए इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं कुछ नियमों को बांधना चाहूंगा, उनके बारे में घोषणा करना चाहूंगा। तो इस प्रकार करते हैं कि हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर दें जो कि आप पूछना चाहते हैं। तो मैं अपना संदेश आप लोगों को देना चाहूंगा। और ये जो संदेश है मैं आपको मुख्य उत्तरों के रूप में देना चाहूंगा, जो कि एक उस लेख के अंदर दिए गए हैं। और उसके बाद मैं कुछ टिप्पणियां करूंगा, कुछ प्रश्न आपके जो आप टेलीग्राम चैट के अंदर जो आपने पूछा है, तो उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और मैं निगरानी रखता हूं अपने टेलीग्राम चैट के ऊपर कि हमारे पार्टनर्स क्या लिख रहे हैं। तो मिलकर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कुछ समय जो है मैं आपको समय दूंगा कि आप कुछ अपने प्रश्न पूछ सकें और कुछ चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, वो चीज जो कि आपने पूरी तरीके से समझी नहीं होंगी या समझने में कुछ फर्क रह गया होगा। तो आप मेरी इस बैठक के अंदर जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग जो है कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, और मैं अपनी बात को पूरे तरीके से कर पाऊंगा और ये बैठक जो है वो समय पर खत्म हो पाएगी। बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन नियमों के साथ सहमत होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ खबर देना चाहूंगा, जो कि तकनीकी जो कि तकनीकी है और तकनीकी आयाम के ऊपर है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वो यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख पाए थे रूसी भाषा के अंदर, जो कि डॉक्टर यूनिस्की ने जो यूट्यूब पर प्रकाशित किया था। तो तो आपकी जो प्रश्न था, तो जो साक्षात्कार, जो इंटरव्यू था, जो जानकारी थी, जो डॉक्टर यूनिस्की के व्यक्तिगत वेब पेज के ऊपर प्रकाशित की गई थी, और अब आपके पास रूट्यूब के ऊपर भी वैसा ही एक चैनल है। तो जो लोग यूट्यूब नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या उस तक पहुंच नहीं बना सकते, या वीपीएन प्राप्त करने में उनको दिक्कत हो रही है, तो आप रूट्यूब के चैनल पर जा सकते हैं। तो रूट्यूब किस प्रकार दिखता है ये मैं आपको दिखाता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। बढ़िया। तो आप देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो तो हमारे पास डॉक्टर यूनिस्की का जो अकाउंट है वो रूट्यूब के ऊपर भी है।
ये किसी कारणवश स्क्रीन से परे चला गया है, मुझे एक क्षण दीजिए। तो तो ये एक नया चैनल है, नया अकाउंट है। और ये डॉक्टर जित्सकी के जो है यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये यूट्यूब की तरह ही चलता है, लेकिन ये जो है वो रूसी दुनिया के लिए की जानकारी को कॉपी करता है। तो जो भी जानकारी डॉक्टर नित्सकी की टीम ने प्रकाशित की है यूट्यूब के ऊपर और उनकी गतिविधियों के ऊपर, तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रकाशित की जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। और साथ ही साथ ये जो है इसकी प्रतिलिपि, इसकी डुप्लीकेशन जो है वो यूनिट्सकी डॉट इंजीनियर्स वेबसाइट के ऊपर भी होगी। बहुत सारे वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो चैनल है ये काफी समय पहले जो है वो प्रकाशित किया गया था, लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो जरूर आप इसकी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं चैट में इसका लिंक साझा करूंगा ताकि आप लोग अपनी पहुंच बना सकें, सब्सक्राइब कर सकें। तो ये मैंने आपके सामने ये लिंक आपको दे दिया है। तो जिन जो भी लोग इस सामग्री तक पहुंच बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप हमेशा, आप जो है ताज़ी खबरें जो हैं वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। ये खास करके उन लोगों के लिए जो रूसी भाषा बोलते हैं, रूसी दुनिया में जिनको दिक्कत हो रही है। तो पिछली बैठक में मैंने आपसे बात की थी कि जिस प्रकार हमारे प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अब जो है वो वहां पर हम लोगों ने मार्केटिंग प्लान डाल दिया है डॉक्यूमेंट्स के अनुभाग के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कहाँ पर हम देख सकते हैं। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूं और मुझे ये जानकारी आप लोगों को देनी ही थी। ये मैं इससे कर रहा हूं क्योंकि आज के विषय में विषय में गहरा गोता लगाने से पहले मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको बता देना चाहता था। तो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। तो आपके बैक ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो अनुभाग है जिसका नाम है मटेरियल्स, तो सभी के सभी जो ऑडिट्स हैं, लेखा पालन है पिछले समय चक्र के, वो जो है यूएसटी आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर भी है। ये वित्तीय ऑडिट्स हैं। और इस समय हम लोग जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान की, विपणन योजना की, जो कि हम लोगों ने पिछली बंद बैठक के अंदर जिसके बारे में हमने बातचीत की थी। और अब ये सभी पार्टनर्स के लिए उपलब्ध है। ये माइक्रोन ग्लोबल और रूसी और अंग्रेजी भाषा के अंदर है। आप व्यू को ऊपर क्लिक कीजिए और एक पृष्ठ जो है वो खुलेगा। ये एक पीडीएफ फाइल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप सारी की सारी जानकारी जो है वो आप पढ़ सकते हैं नई विपणन योजना की। आप डाउनलोड करें और ये जो है आपके कंप्यूटर पे या आपके पास पहुंच जाएगा और वहां से आप मार्केटिंग प्लान, विपणन योजना को बेहतर तरीके से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार दिखाई दे रहा है। और जो भी हम लोगों ने चर्चा की थी अपनी बंद बैठक के अंदर, तो आपके पास यहाँ पर मौका है कि आप अपने अपनी आप को ये पूरी जानकारी प्रदान कर सकें। और आपको फिर से याद दिला दें कि हमारी जो बंद बैठक है वो इस शुक्रवार को होने वाली है। और ये बैठक जो है 9:30 बजे के आसपास होगी। तो आपको तो बैक ऑफिस में भी विपणन योजना है। तो कुछ लोगों के लिए ये नई जानकारी भी होगी। तो कुछ लोग होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स, मतलब यानी कि बिल्कुल। तो ये बिल्कुल के बाद हमें पता नहीं कि ये बिल्कुल हमें पता है या बिल्कुल हमें पता नहीं है। तो कोई कह रहा है कि मुझे पता था कि ये विपणन योजना मौजूद है और कुछ लोगों को पता था और उनको वो उसको खोज भी पाए हैं।
कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं पता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए भी जो है वो उपयोगी सिद्ध होगी। तो ये तकनीकी खबरें थी। और तो आज की जो बैठक है, हम लोग आज उसके अंदर विशेष रूप से बात करेंगे अपने विषय के ऊपर। तो कोई पूछ रहा है कि विंटर ऑफर्स क्या क्या हैं। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं यहाँ पर इस प्रश्न को अनुवाद कर रहा हूँ। तो आपको बता दें कि ये कोई भी विंटर ऑफर्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये एक विपणन योजना है, जो कि हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नई वेबसाइट माइक्रोन ग्लोबल के अंदर है। एक नया मार्केटिंग प्लान है, विपणन योजना है। और ये कोई जो विंटर ऑफर नहीं है। तो बैक ऑफिस के अंदर पुराने प्लेटफॉर्म आरएसडब्ल्यू के अंदर ये वहां पर नहीं है। तो हमारे पास आप एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स। और आप इस मार्केटिंग प्लान को वहां पर आप ढूंढ सकते हैं। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि जामिलिया, उन्होंने एक अच्छी रूपरेखा दी थी मार्केटिंग प्लान की, लेकिन वो केवल उन्हीं लोगों के लिए थी जो बंद बैठक का हिस्सा थे। तो स्वेतलाना, आपने लिंक दिया है और मैंने उसको खोला है और मैं अपने बैक ऑफिस के अंदर लॉगिन कर पाया हूँ। नीचे जाइए तो आप उसको देख पाएंगे। तो मैंने बैक ऑफिस का लिंक जो है, मैंने वो लिंक को क्लिक किया और आसानी से अपनी पहुंच बैक ऑफिस तक बना ली। तो चलिए थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और वो कह रही हैं कि जी हाँ, नीचे की तरफ उनको दिखाई दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे जो ताज़ा जो डॉक्यूमेंट है, ये दस्तावेज जो है, इसको अपलोड किया गया है। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और जो डॉक्टर यूनिस्की ने अपने साक्षात्कार के अंदर किए थे, और हम लोग यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग इस पेज के ऊपर जाएंगे जहाँ पर डॉक्टर यूनिस्की जो है वो सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और बहुत सारे लोगों ने इसके इन प्रश्नों को उठाया था। और तो तो बहुत सारे जो प्रश्न थे वो पहेली का हिस्सा थे कि डॉक्टर यूनिस्की किस कंपनी या क्या काम कर रहे हैं। और तो तो ये जितने भी प्रश्न थे, ये अगर आप इन प्रश्नों को बहुत गहराई से देखेंगे और समझेंगे, और हर एक प्रश्न का जो उत्तर दिया जा रहा है उसकी एक एक पंक्ति को आप ध्यान से ध्यानपूर्वक आप उसको सुनेंगे, तो मेरे हिसाब से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। परंतु फिर भी मैं ये कहूंगा कि हर एक व्यक्ति का एक तरीका है चीजों को देखने का। और वो एक दृष्टिकोण से अपने परियोजना को देख रहे हैं। तो हम लोग जो है अपने दूसरे हिस्से में इन प्रश्नों का उत्तर भी देखेंगे। तो बहुत सारे संवेदनशील प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं कि कितने कितना पैसा जो है वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उगाया गया है, और वित्तीय मॉडल किस प्रकार दिखाई देता है। और आपके प्रश्न का अच्छे से उत्तर देने के लिए तो मैं चाहूंगा कि हम लोग सबसे शुरू में जाएं कि किस प्रकार डॉक्टर यूनिट्सकी जो थे वो अपनी प्रौद्योगिकी के वित्त पोषण के लिए उन्होंने क्या तरीके अपनाए। तो हम लोगों को मालूम है कि 30 साल पहले, जिससे पहले यूएसटी बना, और यूनिट्सकी ग्रुप ऑफ कंपनीज का निर्माण हुआ। तो डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो दर्जनों सालों से अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उनका परीक्षण कर रहे थे अलग अलग तरीकों का।
कि किस प्रकार से वो अपनी प्रौद्योगिकी का वित्त पोषण कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो है वो निजी निवेशकों की भी बात कर रहा हूँ, बड़े निवेशकों की भी बात कर रहा हूँ। और वो जो पद्धतियां थी, वो जो तरीके थे, और ये जो है वो बहुत सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति या एक प्रोजेक्ट के पीछे एक व्यक्ति होता है जो वित्त पोषण कर रहा होता है, या वित्तीय संस्था होती है जो वित्त पोषण कर रही होती है, तो तो क्या होता है, तो उस समय जो ये जो संस्था होती है, वित्तीय संस्था होती है, या जो निवेशक होता है, वो उस प्रौद्योगिकी पर अपना हक जमाने की कोशिश करता है और कंपनी के पास कुछ नहीं रह जाता। और जो कि बहुत ही दक्ष मॉडल नहीं था। और आपको पता ही है कि डॉक्टर यूनिस्की का अनुभव कैसा था। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पार्टनर ने डॉक्टर यूनिस्की की जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है उसको लेने की, हथियाने की कोशिश की। और इस पूरी कहानी को काफी लोग जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, आप अपने जो 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 टिप्पणियां हैं उसको रोक दीजिए, चैट के ऊपर रोक दीजिए, क्योंकि मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ निवेशक जो हैं, अनातोली, आप कह रहे हैं कि कुछ कुछ निवेशक अभी भी जो प्रश्न और उत्तर के बाद भी उसे ठीक से अपनी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सही बात है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो 2016 के बाद से जुड़े हैं, उनको पहले का नहीं पता और अब उनको याद है कि इस सामूहिक कंपनी के अंदर कुछ परिसंपत्तियां हैं, और वो जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या चल रहा है और उन्होंने जो निवेश किया है उसका क्या बना है। और ये बिल्कुल लाजमी भी है, बिल्कुल ठीक भी है। तो डॉक्टर यूनिवर्सिटी का हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अ, पारदर्शिता के साथ और गहराई से उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो यही एक मापदंड है। और यही कारण है कि हम आज इस बैठक को जो है वो कार्य कर रहे हैं, इस बैठक बैठक का हिस्सा है। तो तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप वित्त पोषण कर सकते हैं। तो बड़े बड़े निवेशकों ने जो है जो टेक्नोलॉजी को हथियाने की कोशिश की, और एक जो निवेशक था, उन्होंने इस प्रौद्योगिकी की को जो है वो कॉपी करने की कोशिश की, प्रतिलिपि बनाने की कोशिश की, और उसको, इस प्रौद्योगिकी को अपना नाम देना चाहा। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि 2024 से पहले डॉक्टर नित्की के पास 30 साल से ज्यादा का अनुभव था कि किस प्रकार चीजें होनी चाहिए और किस प्रकार चीजें नहीं होनी चाहिए। और उस समय 2023 में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि हम लोग क्राउड फंडिंग की तरफ क्यों नहीं जाते। धन जुटाने के लिए जो क्राउड निवेश है, जिस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि कानूनी रूप से ये कि जो निवेश है वो जो क्राउड फंडिंग के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये जो मॉडल था, या ये मॉडल कार्यान्वयन के बाद इसने कंपनी को सक्षम बनाया उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए, उन उपलब्धियों को प्राप्त करने की जो कंपनी प्राप्त कर चुकी है। उसके बाद मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों घटित हुई है। और ये घटित इसलिए हुई है क्योंकि उसके पीछे दो कारक हैं। पहला, कि जो एक बहुत ही अनन्य भूमिका रही है डॉक्टर यूनिस्की की और उनके अनुभव की, और वो जो है वो इस प्रौद्योगिकी को हर चरण दर चरण इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वहां से डिजाइन के चरण से शुरू करके अपने निर्माण की तरफ, उनके वैज्ञानिक स्कूल से, और जो भी वैज्ञानिक आयाम है वो सारी की सारी चीजें वो शुरू से शुरू कर सकते हैं। और ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो इस सामूहिक कंपनी का हिस्सा हैं और बहुत अच्छे तरीके से विकास कर पाई हैं। और जो निवेश का जो मॉडल है क्राउड फंडिंग का, वो भी बहुत सफल रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या कमियां रही हैं इस निवेश मॉडल की। तो ये प्रश्न जो है, ये मेरे लिए आपसे ये प्रश्न होगा। तो लेकिन इससे पहले हम लोग उस पर चले, मैं आपको ये जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये बहुत ही दक्ष मॉडल है, और इसी
मॉडल ने ही जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको कार्यान्वित किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि और आप समझेंगे कि मैं क्यों ये आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। क्योंकि जिस विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूं उसके अंदर तो डॉक्टर यूनिस्की ने उत्तर दिया है। तो सबसे मुझे बताइए कि सबसे बड़ा नुकसान क्राउड फंडिंग का क्या है। रुसलान ने उत्तर दिया है इसका। उन्होंने कहा है कि कमीशन जो कि पार्टनर्स को दी जाती है। ठीक है। तो और क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आज 133 लोग जुड़े हुए हैं इस बैठक के अंदर। तो मुझे जरूर बताइए। तो कुछ कह रहा है कि जो निवेश है, वो निवेश जो है वो छुप छुपा कर होता है। वो कैसा छुप छुपाना है, ये तो पारदर्शिता है। पारदर्शिता के साथ ये मॉडल जो है उसके ऊपर कार्य किया जाता है। कोई कह रहा है कि फंड्स का अभाव, पैसे का अभाव। तो यहाँ पर दो सही उत्तर हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। मुझे लगता है कि तीन हमें प्राप्त हुए हैं। तो पहला रुस्लान ने कहा कि जो पार्टनर्स हैं उनको कमीशन दिया जाता था। उसके बाद कार्य संचालन की जो लागत है, और उसके बाद जो है वो जो विपणन योजना है। तो आइए इन सभी को मिलकर एक नजर से देखते हैं। तो जो कार्य संचालन है क्राउड फंडिंग मॉडल का, तो तीन प्लेटफॉर्म्स है, मुख्य प्लेटफॉर्म है। एक चौथा भी था, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए चालू रहा, और कुछ महीनों के बाद उन्होंने कार्य संचालन बंद कर दिया। बहुत बड़े तरीके से उन्होंने शुरू किया, और उसके बाद बहुत जल्दी ही वो सिमट भी गया। तो इस समय दो क्राउड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, और दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं वो 30% से ज्यादा जो है वो अपने राजस्व को आवंटित करते हैं विपणन योजनाओं के लिए। क्योंकि वो एजेंट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो कारक है जिसने प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को कार्यान्वित किया, जिस और इस प्रौद्योगिकी ने इस फंडिंग मॉडल का इस्तेमाल किया, पर्याप्त पैसा जुटाया, तो यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए जो भी उन्होंने प्राप्त किया है उसे प्राप्त करने में उन्होंने मदद की है। और सबसे बड़ा नुकसान क्राउड फंडिंग का है उसकी लागत। और जो जो लागत है वो मार्केटिंग से जुड़ी होती है। और ये जो मार्केटिंग है, ये 30 से 50% जो है वो पूरे राजस्व का हिस्सा होता है। तो यदि हम लोग पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं तो वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स है। 30% जो है वो मार्केटिंग के लिए जाता है, चाहे वो कमीशन के रूप में ही क्यों ना हो। तो जो कार्य जो लोग करते हैं, एक और प्लेटफॉर्म था जिसको आप याद रखेंगे, और उस प्लेटफॉर्म का नाम था स्विग। और उस समय उन्होंने 40% जो है वो मार्केटिंग पर खर्च करते थे। और तीसरा प्लेटफॉर्म जो कि आया स्विग के बाद, उसको बोला जाता था स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी। तो उसको इसी प्रकार बोला जाता स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी, और उसी प्रतिशत लागत जो है वो खर्च करते हैं। तो हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर उनका अपना मार्केटिंग विभाग होता है, तो जिसके अंदर अनुवादक होते हैं और दूसरे लोग कार्य करते हैं। तो उनको भी अपना जो स्टाफ है वो बरकरार रखना होता है, उनके वेतन का ध्यान देना होता है। तो मैं आपसे यहाँ पर इसलिए पूछ बोल रहा हूँ क्योंकि जो उत्तर डॉक्टर निस्की ने दिया कि सबने पूछा कि कितना पैसा प्रत्येक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म ने इकट्ठा किया है, और कितना पैसा कौन सी कंपनी के पास हस्तांतरित हुआ है, और किस प्रकार से इस कंपनी ने उस पैसे का इस्तेमाल किया है। तो तो टेलीग्राम में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर है कि क्यों आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म जो है वो वो पैसा जो प्राप्त करता है उसके ऊपर रिपोर्टिंग क्यों नहीं करता। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जो जो क्राउड फंडिंग का निवेश मॉडल है, ये एजेंट्स के नेटवर्क के साथ चलता है।
और इसके जो लागत है वो 40% तक बैठ सकती है, और कुछ केसेस के अंदर वो 50% भी बढ़ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि अगर किसी व्यक्ति ने $1,000 जो है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में निवेश किया है, तो मार्केटिंग जो है वो 50% राशि जो है वो ले जाएगी। तो यूएसटी कंपनी जो है वो 50 या 55% जो है वो पूरे पैसे का प्राप्त करती है। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर यूनिस्की ने इस चीज को समझा, और शुरुआत से उन्होंने कहा कि ये बहुत महंगा तरीका है, क्योंकि 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 उनको उनको ये पता था कि व्यक्ति जो है वो जो है जो उनकी जवाबदेही है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि $1,000 के अंदर उनको केवल 500 या $600 ही प्राप्त होते हैं। तो ये डॉक्टर यूनिस्की ने पहले ही समझ लिया था कि ये जो मॉडल है ये बहुत महंगा है। लेकिन यदि हम लोग अगर इसके विकल्पों को देखते हैं, जो कि एक बड़ा निवेशक के रूप में आता है, और उसके बहुत सारे केसेस भी सामने दिखाई दिए, तो ये जो बड़े निवेशक थे, ये बड़े निवेशक कोशिश करते थे कि वो प्रौद्योगिकी को जो है उसको उसके ऊपर उसको हथियाने की कोशिश करते थे। और डॉक्टर यूनिस्किन को इन चीजों का अनुभव था। और एक और मॉडल था जहां पर आप संस्थागत निवेशकों के साथ आप काम करते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटल्स, और उनकी अपनी शर्तें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होती। तो अब आप देखिए, एक बौद्धिक संपदा डॉक्टर यूनिस्की की वो $400 बिलियन के ऊपर है, जो कि उनकी बैलेंस शीट पर दिखाई देती है, जो कि यूएसटी की सामूहिक कंपनी के सामने है। और ये जो मूल्यांकन है, ये जो क्षमता है इस प्रौद्योगिकी की, ये पहुंच बनाएगी कि जो जो धन जुटाने का ये महंगा तरीका है, उसके माध्यम उसको उसको जो है वो उस जोखिम को जो है वो वो उसका पूरा उत्तर दे पाएगी। और जो बाजार की क्षमता है, वो बाजारी क्षमता जो है वो सुनिश्चित रूप से जो है वो इसको पूरा करेगी। और इसी समय में डॉक्टर यूनिट्स की, जैसा कि हमने बोला कि उनको $1,000 का आधा हिस्सा मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति है जिसने निवेश किया है $1,000 का, तो उसको $1,000 के पूरे शेयर्स प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि कि $1,000 के शेयर जो है वो कंपनी जारी करती है निवेशक को, लेकिन कंपनी के पास जो पैसा है वो केवल आधा मात्रा में आता है। तो हम लोगों को ये भी समझने की आवश्यकता है कि ये पूरी की पूरी सामूहिक कंपनी की जो संरचना है वो किस प्रकार दिखाई देती है। और प्रश्न एक के अंदर ये शामिल है। और ये हमें समझने की आवश्यकता है कि पूरी डॉक्टर यूनिस्की द्वारा संचालित एक सामूहिक कंपनी है, जिसके अंदर यूएसटी कंपनीज भी शामिल है। तो यूएसटी कंपनी जो सामूहिक कंपनी है, इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर कार्य किया जा सके। और बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि क्राउड निवेश निवेश के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो हम लोगों ने जो अपना पैसा जो है इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से निवेश किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मार्केटिंग की लागत के लिए कुछ पैसा रखते हैं, और बाकी की चीजें जो हैं वो कंपनी के पास चली जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ये प्रश्न पूछते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है वो कितना पैसा कंपनी को देता है, तो वो 50 से 55% होता है, क्योंकि बाकी की चीजें जो है वो मार्केटिंग लागत के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा, आपको ये समझने की भी आवश्यकता है कि स्काईवर्ल्ड समुदाय या कम्युनिटी या आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स जो हैं, ये ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, निवेश प्लेटफॉर्म है, जो कि मार्केटिंग सेवाएं देता है, ताकि वो जो जानकारी जो है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज की जानकारी आपको दे सके।
ताकि लोग जो हैं वो निश्चय कर सकें कि उनको क्राउड फंडिंग के अंदर निवेश करना है। और इसके अंदर जो है, इन प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो कुछ समझौते होते हैं, और ये जो समझौते होते हैं ये RSW सिस्टम्स के बीच में। तो जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक जो है वो बिचौलिए का काम करता है, जो कि जो जो कंपनी जो कि बौद्धिक संपदा की मालिक है और निवेशक के बीच में। तो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट के पास UST कंपनी है, और UST कंपनी जो है उसके पास स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के राइट्स हैं। और साथ ही साथ स्काई ग्रुप SW प्लान जो कि UAE में स्थित है, और दूसरी कंपनियां जो अलग अलग देशों के अंदर बनाई गई हैं ताकि इस परियोजना का प्रचार किया जा सके। अगर आप इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे पूरी की पूरी चेन आपके सामने आ जाएगी, और हम लोग जो है वो हम लोग जो है हम लोग मालिकाना हक रखते हैं उन सभी कंपनीज की जो बेलारूस के अंदर है। और साथ ही साथ जो उत्पादन फैसिलिटीज हैं यूनिबसेस की, जो कि दूसरी यूनिट्स का विनिर्माण करती हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के लिए। और ये सारी की सारी परिसंपत्तियां हैं जिनको हम लोग प्राप्त करते हैं, जो जो तो अगर हम लोग इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये इस प्रकार दिखाई देती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो आज UST की जो सामूहिक कंपनी के पास ये परिसंपत्तियां हैं जो कि निवेशकों के पास है। पहला, जो बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जो कि 400 बिलियन के आसपास का मूल्यांकन है, जो कि ऑथराइज कैपिटल है, जो कि ये $100 मिलियन के आसपास है, क्योंकि मैंने इसको परिवर्तित किया है। और तो ये जो राशि थी, ये एक ऑथराइज कैपिटल के रूप में जो है उसका भुगतान किया गया था, और इस पैसे से प्रौद्योगिकी का निर्माण किया गया था। तो बेहतर समझ के लिए आपको बता दें कि जो ऑथराइज कैपिटल थी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज की, ये बहुत ज्यादा है एक बेलारूसियन कंपनी से। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज की जो ऑथराइज कैपिटल है, ये जो बताते हैं कि तो ये लगभग लगभग उसके बराबर है, जो कि बेलारूस के एक बहुत ही मुख्य बैंक के बराबर है। तो ये कहाँ से आई? ये हमारे निवेश से आई थी, क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर निवेश किया था, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है GTI की। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार ये चीजें आगे बढ़ती हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है। तो यदि हम लोग ये कहते हैं कि जो सभी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसी पद्धति के ऊपर काम करते हैं, तो अगर अगर $1 मिलियन जो है वो कंपनी को दिया गया है, तो कितना पैसा जो है वो उठाया गया होगा निवेशकों से? बिल्कुल उस राशि के दुगना। तो 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 इस प्रकार इसे जो है वो बैलेंस शीट का मूल्य भी किया जाता है, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत सारी परिसंपत्ति जो है वो उसके उसके ऊपर मालिकाना हक रखती है, जैसे कि कार्यालय, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स। और बैलेंस शीट के अंदर जो है बहुत सारी मशीनरी भी शामिल होती है, गाड़ियां शामिल होती हैं। और साथ ही साथ जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो भी शामिल होते हैं। तो
तो आप देखेंगे कि जो लेखापाल यानी जो ऑडिटेड और जो ऑडिट्स होते हैं वो हर साल के अंत में होते हैं। तो जब 2024 जो है जब वो खत्म होगा, तो फाइनेंशियल ऑडिट जो वित्तीय ऑडिट जो है वो 2025 में होगा, ग्रीष्म ऋतु में। तो जैसे कि इस साल 2023 का जो ऑडिट था, जो लेखापालन था, वो जो है ग्रीष्म में हुआ था, और उसके बाद उसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई थी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं उस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। तो कोई कह रहा है कि एक चित्र के रूप में यदि हम लोग देखें तो ये बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग इसको याद नहीं रख सकते। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम लोग प्रशिक्षण लेंगे लीगल फ्रेमवर्क का, कि किस प्रकार ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं, लीगल स्ट्रक्चर जैसे कैसे काम करता है, कानूनी संरचनाएं कैसी काम करती हैं, तो इसके ऊपर हम प्रशिक्षण लेंगे। और उसके बाद हम प्रशिक्षण लेंगे कि प्लेटफॉर्म्स हमारे कैसे काम करते हैं। तो आप देखेंगे ये सारी की सारी चीजें जो वहां पर आपको दिखाई देंगी। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि आपको ये सारी जानकारी जीटीआई की वेबसाइट के ऊपर भी प्राप्त होगी, और साथ ही साथ ये जो जानकारी है वो मेमोरेंडम के ऊपर भी उपलब्ध है। तो नई कंपनियां जो हैं, जो जो लगातार जुड़ रही हैं, और जैसे कि मार्केटिंग कंपनीज हैं, और वो जानकारी जो है वो अभी तक मौजूद नहीं है, शामिल नहीं की गई है। तो क्राउड निवेश प्लेटफॉर्म जो है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक रूप से वित्तीय रिपोर्ट्स जो है वो जारी करें कि कितना पैसा उन्होंने उगाया है। और इसके कुछ कारण भी हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो जानकारी की सुरक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही, अगर आप देखेंगे कि एक उदाहरण जो हमारे सामने है, जो कि बहुत बढ़िया उदाहरण नहीं है, एक कंपनी जो थी उसने ये बताया कि कितना पैसा जो है उन्होंने जुटाया, और उसके बाद जो 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 लोग थे, उन लोगों ने उस कंपनी के ऊपर, जो उनके मालिक थे उसके ऊपर केस कर दिया, और ताकि वो उनसे वो पैसा हथिया सके। और ये इसीलिए ये जो जानकारी है, ये जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है। परंतु हम लोग फिर भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके साथ हम लोग वह पारदर्शी तरीके से कार्य करें, क्योंकि आपका जो समझौता है, मार्केटिंग जो प्लान है, मार्केटिंग योजना, विपणन योजना जो है, उसके अंदर आपने हस्ताक्षर आप करेंगे कि आपको पता होगा कि चीजें जो है वो कहाँ पर आवंटित हो रही हैं। जैसे कि 30% जो है, वो 30% राशि जो है वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अंदर, हस्तांतरण फीस के अंदर दी जाती है। और ये सारी की सारी चीजें अतिरिक्त होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि एक निवेशक के रूप में, यदि आपको पता है कि कि, कि आपके लिए कोई भी चीज आपके कमीशन को लेकर नहीं बदलेगी, माफी चाहूंगा कि आपकी शेयर के लिए, तो हम लोग, तो आप जो है आपको शेयर्स जो है वो प्राप्त होंगे कि किस प्रकार से। और आपको साथ ही साथ आपको गोपनीयता का भी ध्यान रखना है, और इसीलिए जो कुछ जानकारी है वो जो सार्वजनिक नहीं की जाती है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस शीर्षक के ऊपर, मुझे एक क्षण दीजिए। मैं अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा हूँ कि कितना पैसा जो है वो जुटाया गया है। एक क्षण दीजिए। तो ये यहाँ पर मेरे पास है। तो अगर हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो पूर्ण रूप से लाइसेंस्ड हो, और साथ ही साथ वो जो गतिविधियां जो है वो अ, कर सकता है, तो तब हमारे पास जो पूरे कार्य संचालन का एक अलग ही मॉडल होगा। और फिर जो है
ये हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी देगा, जवाबदेही देगा कि हम लोगों को जो सारे के सारे दस्तावेज हैं वो एक रिपोर्ट के रूप में जमा कराने होंगे। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में माइक्रोन ग्लोबल जो है उसके पास अपना लाइसेंस जरूर होगा इस गतिविधि के लिए। और यूरी पूछ रहे हैं कि जो सोलर ग्रुप है वो क्यों इतना पारदर्शी है, क्योंकि वो इसी सिद्धांत के ऊपर कार्यक्रम करते हैं। तो आप जो है ये नहीं बताते हैं कि कितना पैसा जो है यूनिट्सकी के पास जाता है। मैंने आपको बताया कि जितना पैसा हम जुटाते हैं उसमें से 50% जो है वो यूनिट्सकी के पास जाता है। तो मुझे ये नहीं पता कि जो सोलर ग्रुप वो क्या करता है। हो सकता है कि वो एक निवेश की कंपनी हो और वो एक अलग तरीके से काम करती हो। हम लोग निवेशक कंपनी नहीं है, हम लोग केवल और केवल ऑनलाइन क्राउड फंडिंग जो है वो प्लेटफॉर्म है। तो मुझे नहीं मालूम वाकई में कि सोलर सामूहिक जो जो सोलर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं वो वाकई क्या करती हैं। तो यूरी कह रहे हैं कि आप हम लोगों को संख्याएं दीजिए, हमें प्रतिशत मत बताइए। तो एक बार फिर आप जो है आप देख सकते हैं कि कितनी परिसंपत्ति जो है वो कंपनी के पास है, उसके ऊपर आप 100% जोड़ दीजिए। अगर कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल $100 मिलियन की है तो उन्होंने इसका मतलब ये हुआ कि $200 मिलियन जो है वो उगाया गया है, जुटाया गया है। तो अगर उनकी बैलेंस शीट ये कहती है कि 30 मिलियन जो है वो मशीनरी के ऊपर खर्च किया गया है, तो आप इसके ऊपर और जो है उसको दोगुना कर दीजिए। तो आपको बता दें कि जो तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो सोलर कंपनी है वो बहुत अलग तरीके से कार्य करती है और अपनी दर्शकों को तो तो सोलर ग्रुप जो है वो डॉक्टर स्टिमिनॉफ द्वारा बनाया गया था। उन्होंने केवल और केवल कॉपी पेस्ट किया, डॉक्टर यूनिस्की का जो मॉडल था उसको कॉपी पेस्ट किया। और तो डॉक्टर यूनिस्की ने उन्होंने बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो जो रास्ते हैं बहुत सारे खोजकर्ताओं के लिए खोल दिए हैं या प्रौद्योगिकी निर्माताओं के लिए खोल दिए जिनके पास पैसा नहीं होता अपनी प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने का। तो तो जो उदाहरण आप दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग किस प्रकार से कार्य संचालन करते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि हम लोग निवेश फंड नहीं है, हम लोग क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक मार्केटिंग संरचना के रूप में कार्य करता है। ये कह रहे हैं कि तो अगर डॉक्टर यूनिट्सकी जो है तो डॉक्टर यूनिट्सकी ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बना, तो डॉक्टर सियोना से पहले उन्होंने क्यों नहीं कर लिया। ये डॉक्टर यूनिट्सकी का ही विचार था और उनको को ये विचार जो था वो मछली पकड़ते हुए आया। और जो डॉक्टर सेमेनॉफ है, और जब वो एमएनएम के अंदर काम करते थे और ये एक बहुत ही धोखाधड़ी वाली पिरामिड वाली कंपनी थी। तो उनका जो अनुभव था नेटवर्क मार्केटिंग का, और उसके बाद ये दोनों मिले और जो क्राउड इन्वेस्टिंग है वो डॉक्टर यूनिट्सकी ही है। क्राउड फंडिंग के जो दाता हैं वो डॉक्टर यूनिट्सकी ही है। और सेमेनोव जो है वो उनको आप कभी भी नहीं जो है उनको उनको आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्राउड फंडिंग की खोज की है। तो ये प्रश्न आप मत लेके आइए क्योंकि ये समय व्यर्थ ही गवाते हैं। तो आपने मुझे मेरा ध्यान भंग कर दिया है और मैंने आपको कहा था कि आप मेरा ध्यान मत भंग कीजिएगा। और जहां मैं रहता हूँ वहां पर ये कहते हैं, मैं माफी चाहूंगा आप हम कहते हैं कि आप लगातार तरीक देखिए आप
आप हमारे जहां पर मैं रहता हूं वहां पर ये कहते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं और आप जब मैं बोल रहा हूं तो आप जो है बीच में मत बोलिए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये विचार मत लेकर आइए जिससे ध्यान भंग हो। तो तो हम लोगों ने अपने सभी सहभागियों के साथ जो है हम लोग जो हैं उनके साथ जो जानकारी साझा करते हैं वो गैर पारंपरिक तरीके से करते हैं। और डॉक्टर इसकी के लिए ये जो मॉडल है ये बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन ये उनको एक मौका भी देता है कि वो डॉक्टर यूनिस्की की जितनी भी खोज है उसके ऊपर वो कार्य कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर यूनिस्की कहते हैं, और ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, तो पूरा का पूरा तो पढ़कर सुनाता हूँ। तो आपको बता दूं कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये सहायता से कार्य करते हैं, और ये डॉक्टर यूनिस्की और यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ उनका कुछ लेना देना नहीं। तो ये जो है ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कंपनीज वो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये लोगों की या निवेशकों की पहुंच बनाते हैं यूएसटी कंपनी के शेयर्स के लिए। ये वो लोग हैं जो कि प्री आईपीओ शेयर्स लेना चाहते हैं और निवेश करना चाहते हैं। और ये जो क्राउड निवेश के जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी या माइक्रोन ग्लोबल, और और रीब्रांडिंग से पहले इसको 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 जो है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स कहा जाता है। ये एक अलग कंपनियां हैं, इनके अलग स्टाफ हैं, इनके अलग मालिक हैं। मेरा इनके साथ इनकी गतिविधियों के साथ कोई भी जो है वो प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं है। मैं किसी भी तरीके से उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता हूं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कर सकता हूं कि मैं उनसे अपना रिश्ता तोड़ सकता हूं उनसे जब वो कानूनों का उल्लंघन करते हैं। और ऐसा मैंने किया भी जब एक कंपनी ने जो है बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया, कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद जो जो हमारा संबंध था वो बंद हो गया। वो अपने आप को एक फंड के रूप में देखता था, लेकिन डॉक्टर यूनिस्की ने उसके साथ सहभागिता खत्म कर दी। और और जो जीटीआई जो है वो इस समय माइक्रोन ग्लोबल जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहा है, जो कि बहुत पहले जो बना दिया गया था। जब हम रीब्रांडिंग से पहले आरएसडब्ल्यू के नाम से जाने जाते थे, तो जब परस्पर रूप से संबंध बनता है, फायदे दोनों तरफ को होते हैं, तो हम लोग जो हैं अपने अपने अ, अपने लक्ष्यों की तरफ मिलकर बढ़ रहे हैं। और अभी हम लोगों को बहुत आगे सफर पूरा करना है ताकि हम लोग जो है इस टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर सके। तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डॉक्टर यूनेस्की ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कंपनी जो है वो कहाँ कहाँ पर कार्य कर सकती है, किन लोगों के साथ काम कर सकती है, काम करती है। और तो जिन कंपनियों के अंदर निवेशकों ने निवेश किया है, तो उसके ऊपर क्या आप उसके बारे उस सूची को सार्वजनिक कर सकते हैं? तो कुछ ऐसी कंपनियां जो हैं जो कि यूएसटी कंपनी के साथ जो जो नहीं जुड़ी है, तो क्या उनके साथ जो है वो सहमालिकाना हक रखती हैं? तो मैंने इस बिंदु के ऊपर पहले से ही आपको मैंने बात की है कि डॉक्टर यूनिस्की की जो सामूहिक कंपनियां हैं उसके अंदर यूएसटी कंपनी आती है, जो कि लगातार तरीके से टेक्नोलॉजी को विकसित करती है, कार्यान्वयन करती है। और उसके बाद वो एक उत्पाद बनाती है जिसको स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता है। और 70% ये कार्य वो उसका यही है कि किस प्रकार से जो वो यातायात का काम करती है, शहरी ट्रांसपोर्ट के लिए, शहरी यातायात के लिए और कार्गो यातायात के लिए। तो 70% कार्य पूरा हो चुका है, और बाकी का जो कार्य है वो है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का है, जो कि यूएसए के अंदर जिसको पूरा करना है। तो यूनिट्सकी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो यूएसटी के ऊपर मालिकाना हक रखती हैं, और वो परिसंपत्ति का एक केवल हिस्सा है।
और ये कंपनी जो है वो दूसरे और विकास के ऊपर हक रखती है जो कि डॉक्टर यूनिस्की करते हैं, जिसके जो कि डॉक्टर यूनिस्की की के इस परियोजना से बिल्कुल अलग है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर यूनिस्की के कुछ खोज हैं, कुछ इजाद हैं। और जैसे कि इस कृषि क्षेत्र के अंदर जो जो भूमि है उसको और उर्वर बनाती है, जो बंजर भूमि को उर्वर किस तरह बनाना है, तो उसके ऊपर उन्होंने खोज की है। तो ये जो परियोजना है, ये परियोजना जो है वो डॉक्टर यूनिस्की ने स्वयं उसका वित्त पोषण किया है। और प्रथम जो राउंड है परीक्षणों का वो पूर्ण हो चुके हैं, और उनके ही फार्म्स के ऊपर इसका परीक्षण किया गया है, जहां पर यूटेरा को विकसित किया गया। और अब जो है एक प्रोडक्शन लाइन भी बन चुकी है, और ये जो परियोजना जो है ये सफलतापूर्वक जो है वो बेलारूस के अंदर जो है वो सफल रूप से इसका परीक्षण किया गया है। तो डॉक्टर यूनिस्की जो है इस प्रौद्योगिकी क्रम के ऊपर मालिकाना हक रखते हैं। तो उनके पास पैसा था और उन्होंने अपने संसाधनों से ही इसका इस परियोजना का वित्त पोषण किया। और डॉक्टर यूनिस्की ने $10 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया इस परियोजना के अंदर। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में लगभग इतना ही हिस्सा उन्होंने निवेश किया। और साथ ही साथ जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के जो परियोजनाएं हैं, ये डॉक्टर यूनिस्की ने ही उनको वित्त पोषित किया। और ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो यूनिस्की ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है, और वो यूएसटी का हिस्सा नहीं है। लेकिन यूटेरा के लिए हमारे पास अब अवसर है कि हम लोग उसके सह मालिक बन सकें, ताकि ये जो है एक दूसरा जो प्लांट है उसकी निर्माण चल रहा है, तो उसके वित्त पोषण के लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं। और यूएई के अंदर है, और आप सभी लोग इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। और स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के माध्यम से आप जो है क्या मालिक बन सकते हैं यूटेरा के। तो आपको ये चीज समझने की आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और एक अलग नोट के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि और क्या क्या चीजें यूएसटी कंपनी के अंतर्गत आती हैं। इंजीनियरिंग सेंटर, जो कि यूनिस्की स्प्रिंग टेक्नोलॉजीज का है। और एसडब्ल्यू प्लांट, जो कि विनिर्माण प्लांट है बेलारूस के अंदर। यू स्काई ट्रांसपोर्ट, यू स्काई ट्रांसपोर्ट, यू स्कवरी जो कि यूएई में है। और बहुत सारे जो जो मार्केटिंग ऑफिसेज हैं जो रूस में और यूएई में है। तो ये सारी की सारी जो है वो यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज का हिस्सा है। तो उसके बाद हमारे पास SVSW प्लांट है, जो कि इकाइयों का विनिर्माण करता है। और जैसे कि SW प्लांट्स हैं वो दूसरे उत्पादकों का भी विनिर्माण करता है जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन से नहीं जुड़ी हुई हैं, जो दूसरी कंपनी को डिलीवर करती हैं। जैसे कि एक बेलारूस की एक बहुत ही अग्रणीय कंपनी है, जिन्होंने ऑर्डर किया कि वो एक गाड़ी की वो गाड़ी का निर्माण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो कि दिव्यांग हैं। और ये कार्य जो है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, परंतु फिर भी ये मदद करता है कि जब आप अपनी लागत को स्वयं पूरा करना चाहते हैं, और रख रखाव के लिए जो खर्चा होता है, तो ये इस चीज के लिए भी मदद करता है। तो इस स्थान के ऊपर है, ये कंपनी जो है वो ऐसे ऑर्डर्स का भी डिलीवर कर सकते हैं जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नहीं है। और अगर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एसवी प्लांट्स को देता है कि वो एक अलग रोलिंग स्टॉक बनाए, तो ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, नहीं तो नहीं, अन्यथा नहीं।
मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर सूरज जी ने बोला है कि ये $10,000 नहीं बल्कि $10 मिलियन है। और अगर मैंने 10,000 बोला है तो ये मैं माफी चाहूंगा, $10 मिलियन की ही बात हुई थी। तो तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो यूएसटी है, तो ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया कि जो नवीन जो निवेश आ रहा है वो यूएसटी की तरफ क्यों नहीं आ रहा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अ, कि जैसे कि अगर आप ये भी हो सकता है कि जो है कि अगर कितना पैसा आप जो है वो किस परियोजना में डालना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास $1,000 है तो $200 आप तेरह में, और $800 जो है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में डाल सकते हैं। तो प्रश्न अब आपका ये है कि जो आने वाली जो आगामी निवेश हैं वो जो है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में क्यों नहीं जा रही हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो इस समय जो मौजूदा लागत है, मार्केटिंग लागत जो है वो कम नहीं हो सकती। और इसीलिए तो मेरा आपसे व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि अगर अगर कम पैसा जो है वो मार्केटिंग को दिया जाता, आवंटित किया जाता है, तब आपको क्या लगता है, तो क्या हम डॉक्टर निस्की की मदद कर पाएंगे कि जो भी उन्होंने अभी तक प्राप्त किया है। अब आप अपना ध्यान जो है 2014 के ऊपर ले जाइए, और हम लोगों को बताया गया था कि ये प्रौद्योगिकी मौजूद है, और निवेश जो है वो इस प्रौद्योगिकी के अंदर है, करने की आवश्यकता है। और उस समय जो प्रौद्योगिकियां जो थी, जो जो मौजूद नहीं थी, तो क्या हम लोग सफल हो पाते। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि हम शायद इस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते जो आज उपलब्धियां यहाँ पर मौजूद है। और रुस्लान कह रहे हैं कि निजी निवेशकों के लिए बहुत दिलचस्प नहीं रहता। देखिए, अगर लोगों को अच्छी कमीशन नहीं मिलती तो लोग जो है वो उस चीज को आगे लोगों को नहीं बताते। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि एक बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसके मालिक हैं, वो ये कहते हैं कि आइए हम लोग जो हैं 10 नए घरों को बनाते हैं। परंतु मैं आपको अगर आप पैसा जुटाएंगे तो मैं आपको कोई कमीशन या पैसा नहीं दूंगा पैसे जुटाने के। लेकिन जब ये घर जब बिकेंगे तब मैं आपको पैसा दे पाऊंगा। तो आप मुझे बताइए, क्या ये लोग जो हैं वाकई में ऐसे लोगों को ढूंढ पाएंगे, ऐसे निवेशकों को ढूंढ पाएंगे जो कि इन घरों को खरीदेंगे। तो क्या बिना कमीशन के नए निवेशकों को उस परियोजना के साथ जोड़ पाएंगे? जी नहीं। उनके पास कोई प्रेरणा नहीं होगी, उनके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो इस समय साधन है, जो मैकेनिज्म है, वो वो वही है जो कार्य करता है। और इसको कार्य करने के लिए जो जो विपणन लागत है, वो लागत जो है वो काफी ज्यादा महंगी है। हाँ, डॉक्टर मिचकी के लिए काफी महंगी है, परंतु और कोई विकल्प भी नहीं है। हम लोगों के पास अभी तक कोई भी ऐसा सामरिक निवेशक नहीं आया है जो कि हमारे पास आएगा। परंतु अब हम लोग ऐसे निवेशकों का स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की ने पहले ही सुरक्षा जो कदम है उस कंपनी के लिए वो उठा लिए हैं। क्योंकि जो नए निवेशक जो हैं, जो ऐसे सामरिक निवेशक जो हैं, जो बड़े निवेशक हैं, ये उस चीज को जो है वो उसको वो जो है प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब कंपनी शुरुआती चरण के अंदर थी, जब वो परीक्षण कर रही थी, जब R&D सेंटर था, तो उस समय ये जो फंडिंग मॉडल था, ये मॉडल सबसे ज्यादा दक्ष था, और ये अभी भी सबसे सुचारू रूप से चलने वाला मॉडल है।
और आप इस चीज को बिल्कुल मान लीजिए, इसको मान्यता दे दीजिए, और इसके अंदर कुछ डरने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं कि कंपनी के जो मैनेजर्स हैं और क्लाउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो आम निवेशक के साथ क्यों नहीं बातचीत करते। वो क्यों केवल उन्हीं उन्हीं लोगों के साथ बात करते हैं जो कि बड़े निवेशक होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे लिए ये प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ लगातार तरीके से बैठकें करता हूं, आप लोगों के साथ सीधी बैठकें करता हूं, प्रश्नों का उत्तर भी देता हूं, और साथ ही साथ मैं व्यक्तिगत रूप से भी आप लोगों के साथ बात करता हूं, और साथ ही साथ आपको जो है ये संदेश देता हूं टेलीग्राम के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, यदि आपके पास मेरी पूरी जानकारी है। और ये सारी जानकारी आप टेलीग्राम चैनल के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। मतलब, तो डॉक्टर यूनिस्की के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, हमने पिछली बैठक में हमने आपसे बात की कि अपने चैनल के अंदर आप उनके सारे साक्षात्कारों को ढूंढ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस साल देख सकते हैं कि 2024 के जो नतीजे थे वो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी के कार्य संचालन 2024 में क्या क्या हुआ उसके बारे में भी बात की है। फिर डॉक्टर यूनिस के साथ प्रश्नोत्तर हुआ, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, और अंत में आप देखेंगे कि हाल ही में उनके साक्षात्कार के अंदर वो सारे के सारे प्रश्नों के उन्होंने उत्तर भी दिए। तो ये जो प्रश्न है ये हमारे साथ प्रासंगिक नहीं है। तो डॉक्टर यूनिस्की की जो व्यक्तिगत तरीकों से वो समय निकालते हैं अपने व्यस्त समय सारिणी से, अपने बिजी शेड्यूल से, कि वो लोगों के साथ संचार कर सकें और साथ ही साथ लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे सकें। देखिए, वो इस पूरी कंपनी के मुखिया हैं, और उसी हिसाब से उनको लगता है कि उनकी जवाबदेही है निवेशकों को लेकर। और फिर भी वो पूरे के पूरे व्यस्त समय सारिणी से भी वो अपना अपना समय निकालते हैं, और वाकई में वो व्यस्त रहते हैं। उनके लिए कोई शनिवार या रविवार नहीं है, और वो जो है वो 24 घंटे कार्य करते हैं, और उनके लिए छुट्टी जो है वो कोई मायने नहीं रखती, और उनकी शब्दावली में छुट्टियां हैं ही नहीं। और वो पूर्ण रूप से जो है अपने उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर यूनिस्की जो है वो अपने समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि एक एक दिन उनके लिए महीने के बराबर है, और एक महीना उनके लिए साल के बराबर है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों का कार्यान्वित करना चाहते हैं, अपनी खोजों को कार्यान्वित करना चाहते हैं, और हमारा कार्य उनकी मदद करना है। और इस प्रकार हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं जब हम लोग इस प्रौद्योगिकी को लेकर लोगों को बताएंगे, और साथ ही साथ मौका या अवसर प्रदान करेंगे कि लोग जो है इसके साथ सह मालिक बन सकें। और और ये प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना अब हमारे हमारे कंधे के ऊपर है, और किस प्रकार से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को आगे ले जाना ये हमारे कंधों पर है। प्रश्न नंबर 5 कि एक अलग यूनिट बनाई जाएगी ताकि जो भविष्य की जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर काम किया जा सके, और एक उदाहरण दिया गया है। और कि मैं अपने अपने शहर में इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु आगे कार्य करने के लिए जो है मुझे उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए जो आगे की गतिविधियां हैं वो गतिविधियां जो है वो काम नहीं कर चुका हूं। जैसे कि मुझे कुछ जानकारी चाहिए आपकी कंपनी से, जो कि दूसरे हितधारकों की को आवश्यकता है। तो जो जो कुछ निवेशक जो हैं वो पहल करते हैं, और वो सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बात करते हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज के प्रतिनिधियों से बात करते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। हम में से कोई भी जो है किसी के पास भी जो यूएसटी के प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे पास कोई हक नहीं है। तो यूएसटी जो है उसके पास अपनी एक मार्केटिंग टीम है, और जो जिनके अंदर दर्जनों एम्प्लॉयज हैं, जो दर्जनों दर्जनों कर्मचारी हैं, जिनको सही और सटीक जानकारी है इस परियोजना की किस प्रकार से कमर्शियल रूप से इसको आगे बढ़ाना है।
तो ये पूरा का पूरा एक विभाग है जिसके अंदर बहुत सारे मैनेजर्स हैं, जो कि जो कि एक मैनेजर जो है वो सीआईएस के अंदर काम करते हैं, एक मिडिल ईस्ट में काम करता है, और दूसरे देशों में भी अलग अलग मैनेजर्स हैं। तो ये पूरी वैश्विक मार्केटिंग विभाग जो है वो वहां पर काम करता है। तो एक पूरा का पूरा विभाग इन चीजों का ध्यान रख रहा है, जो सरकारी प्रतिनिधियों से बात कर रहा है, बड़े लोगों से बात कर रहा है। तो आप जो है अलग अलग सरकारी महकमों में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और एक प्रतिनिधि के रूप में, यूएसटी के प्रतिनिधि के रूप में आप अपने आप को जो है अपना परिचय नहीं दे सकते हैं, आपके पास कोई हक नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास ये मौका जरूर है कि यदि आपके पास कुछ जानकारी है, कोई एक विशिष्ट जानकारी है, और आप सुनिश्चित हैं कि इस क्षेत्र के अंदर एक टेंडर की प्रक्रिया चालू है, या कुछ विनिर्माण चल रहा है, कि किस प्रकार से एक एक विकल्प यातायात के लिए विकसित किया जा रहा है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के लिए। या फिर उदाहरण के तौर पर, अगर आपको मालूम है कि आपके शहर के अंदर आपके पास आप एक सरकारी प्रतिनिधि को आपने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर दिलचस्पी उन्होंने प्रकट की है, तो बस इतना ही। आप उसके बाद पेशेवर लोग जो कि यूएसटी से आएंगे, उनके साथ आप उनको जोड़ दीजिए। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम कैसे करेंगे? तो जैसे कि हमारे पार्टनर्स जिनके पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं, तो वो हमारे समर्थन सेवा के साथ जुड़ेंगे, और उसके बाद मैं एक प्रमुख के रूप में मैं उस व्यक्ति के साथ बैठक करूंगा, शायद एक से ज्यादा बैठकें भी हों, ताकि हम लोग इस पूरे इसको एक जो है पूरी की पूरी जानकारी को इकट्ठा कर सकें, और फिर वो जानकारी जो है वो मैं कानूनी विभाग को दे दूं, और मैं पूर्ण रूप से जो है मुझे अधिकार है और मुझे अनुभव है कि ये सारी की सारी चीजें मैं कर सकता हूं। तो सभी क्लाइंट्स के पास मौका होता है, मौका होगा, अवसर होगा कि अगर आपके पास सारी जानकारी है जो कि मैंने अभी बताई, तो आपके पास ये अवसर होगा कि आप ये सारी की सारी चीजें साझा कर सकते हैं, अपने विचारों को किसी भी परियोजना से, जो जुड़े हुए परियोजनाएं हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट के साथ साझा कर सकते हैं। और और उसके बाद हम लोग कंपनी को जो है वो शामिल करेंगे। आप स्वयं करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि क्योंकि अतीत में हमारा अनुभव बहुत कड़वा रहा है। ये बेलारूस में हुआ, ये भारत में हुआ, ये इंडोनेशिया में भी हुआ, और इन सभी चीजों को से बचने के लिए, और इससे जो कंपनी का जो नाम है वो भी खराब हुआ, और कुछ केसेस में हम लोगों को 10 साल से ज्यादा लगे, ताकि जो जो नुकसान हुआ था वो नुकसान को की भरपाई करने में। परंतु अगर आप कुछ गलत करते हैं, तो हम लोग वाकई में आपको जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। आपने कुछ ऐसा बोला जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, हम आपकी जवाबदेही निर्धारित नहीं कर सकते। हम लोग केवल और केवल आपको कह सकते हैं कि आप इसको दोहराइएगा मत, परंतु जो कंपनी का नाम है वो खराब हो जाता है, और इसी के साथ साथ जो वित्तीय नुकसान है वो भी होता है। और महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नुकसान को नियंत्रण करने के लिए बहुत समय भी लगता है। तो ऐसा मत कीजिए। तो यदि आपके पास कुछ है साझा करने के लिए, तो हमारे साथ साझा कीजिए, और उसके बाद हम लोग जो है वो हम लोग उसी जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो है हम लोग आगे 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 कार्यवाही करेंगे। जो अगला प्रश्न है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के ऊपर है, स्पेस प्रोग्राम के ऊपर है। और यहाँ पर बात हो रही है कि स्पेसशिप्स को लॉन्च करने के लिए अ, किस ढांचे की आवश्यकता होगी। तो एक गैर रॉकेट परियोजना है, जो कि इको वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर केवल और केवल गैर रॉकेट अंतरिक्ष की परियोजना ही नहीं है, बल्कि और भी परियोजनाएं हैं।
जैसे कि कृषि क्षेत्र के अंदर यातायात, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी अनुसंधान, और ये एक एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, जो कि R&D, यानी कि जो शोध गतिविधियां हैं डॉक्टर यूनिस्की की, जो कि एको वर्ल्ड कार्यक्रम के अंदर है। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। कंपनी ने ब्रिक्स के साथ शुरू किया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और डॉक्टर यूनिस्की जो है वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रचार करने के लिए। और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि सकारात्मक रूप से जो 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 प्रभाव डाल सकते हैं। तो अब जो प्रश्न आ रहा है वो ये कि क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इन विचारों को आगे लेकर जाएगा, यू स्पेस को आगे लेकर जाएगा। तो हम सभी को पता है कि डॉक्टर यूनिट्स जो है, जो समय उनको दिया गया है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक इंजीनियरिंग विद्यालय की शुरुआत की है, जिसके अंदर 1,000 से ज्यादा विशेषज्ञ हैं, और उसके अंदर 60 से ज्यादा विभाग भी हैं। तो यदि हम लोग बात कर रहे हैं उस टीम की जो कि डॉक्टर यूनिट्सकी के बाद जो कि मशाल को आगे बढ़ाएगी, तो एक ऐसी टीम बिल्कुल मौजूद है, और हम लोगों को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके पास एक टीम है जो कि बहुत प्रशिक्षित है। और मैं यूकॉन के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, यूनिकॉर्न या यूकॉन के ऊपर। और फिर टोकन्स की बात आ रही है, तो तो ये भी एक बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न था, और उसका भी मैंने काफी बार इस प्रश्न का उत्तर दिया है, मैंने आपको बताया है। तो मेरा उत्तर यही था कि RSW सिस्टम्स का जो प्लेटफॉर्म है, या फिर UST जो है, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का कुछ भी टोकन्स के साथ जो है वो लेना देना नहीं है। और एक बहुत एक कुछ लोगों ने जो है एक विचार प्रकट किया था कि की यूनिट्स की ट्रांसपोर्टेशन को का टोकनीकरण किया जाए, और उनको हरी झंडी दिखाई गई थी। अ, एक टीम ने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो लेकिन यदि आपका कोई प्रश्न है टोकनीकरण को लेकर, तो वो SWG ग्लोबल को आपको इन प्रश्नों को पूछना चाहिए। तो डॉक्टर यूनिट्सकी से पूछा गया कि हम लोग किस प्रकार से लोकप्रिय बना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं यूनिट्स की टेक्नोलॉजीज का, उस प्रकार से कि वो जो है वो जैविक तरीके से और साथ ही साथ उपयोगी सिद्ध हो सके कंपनी के लिए। तो जो मार्केटिंग विभाग है वो हम लोगों को कुछ संकेत दे सकता है कि किस प्रकार से हमें प्रचार करना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रचार की बात करते हैं, तो दक्ष प्रचार का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है? तो हम लोग जो है क्राउड फंडिंग का ध्यान रख रहे हैं। तो किस प्रकार से हम UST की मदद कर सकते हैं, उनकी उनको विकसित करने में मदद कर सकते हैं? आप मुझे जरूर अपना उत्तर दीजिए। आपको क्या लगता है? तो आप कह रहे हैं कि इंसेंटिव्स देने चाहिए, किस चीज का? हम लोग नए निवेशकों को स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में लेकर आ सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग समर्थन कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी का। और जैसा कि चैट में लिखा है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी का प्रचार करना चाहिए, निवेश, इन्वेस्टमेंट क्राउड फंडिंग के माध्यम से, और ये हम कर सकते हैं। और आप दे अपनी जो जो जानकारी है वो आप आगे प्रसार कर सकते हैं। तो अगर कोई दिलचस्पी दिखाता है इस प्रौद्योगिकी के अंदर आपके देश में, तो आप जरूर उसकी जानकारी हमारी टीम को दीजिएगा।
तो जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी विचार हैं या जो जानकारी है, ये सारी की सारी बौद्धिक संपदा का हिस्सा है। आप ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं। देखिए जो नतीजे हैं, अगर आपके देखिए अगर नतीजे जो हैं वो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और जो भौतिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। ये एक नहीं है। लेकिन यदि आप जानकारी को साझा नहीं करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए। तो जैसे कि मैं हमेशा चीजों को इस प्रकार करता हूं। मैंने अपने जीवन के अंदर 5 कमर्शियल परियोजनाओं के अंदर योगदान दिया है। और एक के अंदर मैंने अंत में यूक्रेन के अंदर जो है वो किया। और उन्होंने इंटरव्यू के अंदर, डॉक्टर यूनिस्की ने इसके बारे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात भी की। और मैंने जो है भूमिका निभाई बातचीत करने के अंदर। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे यूरी ग्रेचको के द्वारा आए थे, और उन्होंने बैठक को आयोजित करने में हमारी मदद की। और उसके बाद हम लोगों ने उस कंपनी के मुख्य जो 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 कंपनी के मुख्य थे उनको बुलाया, और डॉक्टर यूनिस्की को मैंने प्रतिनिधित्व किया। और वो बातचीत काफी सफल रही। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका जो भुगतान हुआ, और एक कमर्शियल ऑफर दिया गया। लेकिन 2022 फरवरी के अंदर जो है वो युद्ध शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि राजधानी को जो है वो आसपास के क्षेत्रों से जोड़ता था। परंतु ये काम नहीं हो पाया। और जैसे कि यूरी, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, तो अगर उन्होंने वो जानकारी हम लोगों को नहीं दी होती तो ये जो परियोजना जो थी वो संभव नहीं हो पाती, बातचीत भी शुरू नहीं हो पाती। और यहाँ पर बातचीत की बात ही नहीं, बल्कि बल्कि कंपनी को प्री डिजाइन कार्य के लिए भी पैसा मिल चुका था। परंतु अगर आप ये कॉन्टैक्ट्स को साझा नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि ये एक आपकी बौद्धिक संपदा है, तो आप उसके लिए पेटेंट जारी कर सकते हैं, और फिर ये आपकी भौतिक संपदा बनेगी। तो ये सही तुलना नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स और साथ ही साथ जो भौतिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये सही तुलना नहीं है। तो 2025 में निवेशक क्या अपेक्षा कर रहे हैं? तो 2025 का जो वर्ष है, बहुत सारा कार्य जो है हम लोगों को अभी करना है। तो यदि आप क्राउड इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम लोगों को एक बहुत बड़ा मंच बनाना है, जो कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन यूएस के अंदर होगा, जिसके अंदर जो है शहरी यातायात और कार्गो भी होगा। एग्रो इंजीनियरिंग भी वहां पर मौजूद होगा, जो कि डॉक्टर यूनिस्की एक बहुत बड़ा स्थान बनाना चाहते हैं, एक हब बनाना चाहते हैं, जो कि यूएसए के अंदर जो है वो लागू होगा। एक बहुत बड़ी परियोजना है, एक बहुत बड़ा कार्य है जो हमारे सामने है। और हम लोगों को अभी जो है सक्रिय रूप से इसके ऊपर कार्य करना होगा। और हम लोगों को उसके लिए जो है एक वित्तीय और कानूनी ढांचा बनाने की आवश्यकता है। और हम लोग जो है इस परियोजना की फंडिंग के लिए भी अपना योगदान देंगे। और हम लोग अपने क्राउड इन्वेस्टिंग मॉडल का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो यूएस का जो कानून है, आप उसके अंदर हाइब्रिड फाइनेंसिंग मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम लोग पैसा जो है वो यूएस के निवासियों से भी पैसा जुटा सकें, और गैर यूएस नागरिकों से भी पैसा जुटा सकें। तो क्राउड इन्वेस्टिंग के लिए अभी बहुत सारा कार्य पड़ा है। और सारा कार्य अभी यूएसटी कंपनी के सामने भी है, क्योंकि दर्जनों कमर्शियल परियोजनाएं जो है वो पाइपलाइन के अंदर है, जिसके अंदर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन प्रणालियां और साथ ही साथ यातायात की अलग जो प्रणालियां हैं, यात्रियों की प्रणालियां भी करनी बाकी हैं। इसके लिए बहुत ही एक अच्छे स्तर के ऊपर मार्केटिंग गतिविधियां करने की आवश्यकता है। तो अलग अलग एक्सपोज के अंदर, विभिन्न देशों के अंदर हम लोगों को भाग लेना होगा। तो बहुत सारा कार्य अभी हमारे सामने पड़ा है।
तो दोनों के लिए, इंजीनियरिंग कंपनी के लिए और साथ ही साथ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी। तो तो जो डॉक्टर यूनिस्की ने कहा, मैंने अपना दृष्टिकोण आपके साथ साझा किया। जो भी उन्होंने अपने साक्षात्कार के अंदर साझा किया, जो भी उनके उनके वेबसाइट के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो बहुत सारी चीजें मैं जोड़ सकता हूं, परंतु अब 1.5 घंटा हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर अपनी टिप्पणियां जो है वो मैं अगर जोड़ना शुरू करूंगा तो 1.5 घंटा और लग जाएगा। और मेरे पास बहुत अलग अलग टिप्पणियां हैं आपको बताने के लिए, परंतु अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको समझने के लिए पर्याप्त है जो सार है वो। और तो तो आपको ये पता है कि कंपनी जो है वो किस दिशा में जा रही है। हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम लोग वाकई सही समय पर हैं, सही बिंदु पर हैं, सही स्थान पर हैं, और हम लोग सही स्थान पर सही समय पर पहुंचे हैं। और अब थोड़ा सा और इंतजार की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग ये कह सकते हैं कि बाजार में जाने से बस 5 मिनट पहले ही हम लोग पहुंच चुके हैं। तो विशेष तौर पर हम लोगों को जो कमर्शियल परियोजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन करने के लिए केवल 5 मिनट ही बचे हैं। तो यदि आप जो है कंपनी की खबरें पढ़ेंगे आधे आधे साल या 1 साल या 1.5 साल की जो जो खबरें हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, तो मैं एक चीज आपको दर्शाना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों ने चैट में लिखा कि हम लोग 10 साल इंतजार कर रहे थे कि हम लोग अपने निवेश के ऊपर रिटर्न प्राप्त कर सके, तो चाहे वो लाभांश के रूप में हो या वो किसी और रूप में हो। तो ये 10 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। तो मैं इस प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा, तो प्रश्न के ऊपर मैं बात करूंगा और उसके बाद चैट में जो प्रश्न आपने पूछे उसके ऊपर बात करेंगे। तो मुझे नहीं पता कि लोगों ने क्या अपेक्षाएं की थी जिन लोगों ने 2014 में निवेश किया था। अगर उन्हें ये लगता था कि 2018 या 2019 के अंदर कंपनी का पूंजीकरण हो जाएगा और कंपनी हो जाएगी, तो मैं काफी बार इन चीजों को बोलता भी हूँ, लेकिन अब इसको अलग दृष्टिकोण से आपके साथ साझा करना चाहूंगा। कोई भी जो बड़ी परियोजना होती है उसके अंदर अलग अलग चरण होते हैं। तो आप डिजाइन से शुरू कर सकते हैं। जब आप किसी चीज का विनिर्माण करते हैं तो आपको भूमि की आवश्यकता होती है। कुछ प्री डिजाइन का कार्य भी होता है। प्री डिजाइन की की के ऊपर कार्य होता है, फिर देखा जाता है कि क्या फिजिबिलिटी स्टडीज हुई है कि नहीं। और किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले 3 से 5 साल लग जाते हैं कि उसकी तैयारी करने के लिए आपको प्री डिजाइन देखना पड़ता है, भूगोलिक अध्ययन करना पड़ता है, उसके बाद विनिर्माण करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसका कार्य संचालन शुरू होता है। तो विनिर्माण जो कंस्ट्रक्शन है वो और 5 साल लेती है। तो इन सभी चीजों को करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, जो डेवलपर्स होते हैं, वो वो परीक्षण देते हैं अपने लोगों को, और वो अपना कार्य को शुरू करने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं। सिविल कार्य करने के लिए, नागरिक कार्य करने के लिए। और ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, BMW, ऑडी और दूसरी कंपनी है। तो वो कोई भी नया मॉडल को शुरू करने से पहले उनको कम से कम 8 साल लगते हैं। तो सबसे पहले वो डिजाइन बनाते हैं, उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, वो डिजाइन बनाते हैं। तो कम से कम 8 साल लगते हैं कार को बाजार में उतारने के लिए। उसका परीक्षण किया जाता है, उसके बाद उसका निर्माण किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसको परीक्षण किया जाता है टेस्ट ट्रैक्स के ऊपर, उनकी ब्रेकिंग प्रणालियों को देखा जाता है, सुरक्षा प्रणालियों को जांचा जाता है।
जो उनके अंदर जो विद्युत प्रणालियां लगी हों उनकी जांच की जाती है। और इससे पहले कि जो नया मॉडल कार का उतारा जाए, और एक कम से कम 8 साल उसको भी लगते हैं। और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वही जो पेशेवर इंजीनियर जो कार के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जिनके पास जानकारी है और जिनके पास अनुभव है, तो वो पूरी की पूरी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं और उसका अनुकूलन करते हैं नए नए पर्यावरण के लिए। परंतु वो कोई नया नवोन्मेष या नवाचार नहीं करते। वो वही करते हैं जो उनके पास है, उसको हल्का सा बदलते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, और फिर भी उनको 3 से 8 साल लग जाते हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों उदाहरणों को देखते हैं, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के लिए और कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, तो 3 से 8 साल लगते हैं। और ये कोई रहस्य नहीं है। अब हम अपने परियोजना की बात करते हैं। 2014 में डॉक्टर यूनिस्की जो है, वो केवल एक इंजीनियर थे अपनी कंपनी के अंदर। 2015 में बेलारूस में उन्हें कुछ ऐसा निर्माण करने की आवश्यकता थी जो पहले कभी नहीं बना था। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए था? तो हम लोग यहाँ पर फंडिंग की बात नहीं करते। तो फंडिंग जो है वो लगातार मुद्दा है। परंतु देखते हैं कि उत्पादन के लिए और तकनीकी रूप से क्या क्या चीजें चीजें जरूरी होती है। तो सबसे पहले उनको एक टीम बनानी पड़ी इंजीनियर्स की। उसके बाद एक विभाग बनाना पड़ा विनिर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसके बाद उस विभाग के अंदर इंजीनियर्स को लेकर आना पड़ा। ऐसे इंजीनियर्स जिन्हें फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता था, उन सभी को पुनः प्रशिक्षण देना पड़ा। जी हाँ, वो अपने अपने मित्रों से अनुभव तो लेकर आए थे, चाहे वो डिजाइन के रूप में हो, तकनीकी विश्लेषण के रूप में हो, परंतु फिर भी उनको पुनः प्रशिक्षण देने की आवश्यकता थी। वो उन चीजों को देने के लिए जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ था, और इसके लिए उनको एक स्कूल बनाना पड़ा। और साथ ही साथ उन्हें एक टेस्टिंग यानी कि परीक्षण केंद्र शुरुआत करने के लिए जगहें, और ये सारी चीजें पहले नहीं थी। और जो लोग उनके साथ जुड़े, उनके पास इस क्षेत्र के अंदर कोई अनुभव नहीं था, तो सभी को शुरू से शुरू करना पड़ा। अब आप मुझे बताइए कि 8 साल, क्योंकि इतना ही समय लगभग है कि जो इंजीनियरिंग क्रिया जो है वो चल रही है, तो आपको लगता है कि ये कम समय है या ये ज्यादा समय है? और जब लोग ये कह रहे थे कि हम लोग 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों, अब हम लोग उस बिंदु पे पहुंच चुके हैं जहां पर ये प्रौद्योगिकी जो है इसके ऊपर अमल किया जाना है। और हमें इस चीज की खुशी होनी चाहिए। दो कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो तैयार हैं। वो शहरी परिवहन और कार्गो परिवहन है। हमारे पास जो इसके लिए जो ग्राहक हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि बड़े बड़े मंत्री जो परिवहन विभाग है, जो मंत्रालय है, वहां पर उन्होंने अनुमति दी है। और यूरोप के अंदर भी जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वहां पहुंचे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इतने कम समय के अंदर इतना कुछ प्राप्त कर लिया गया है। अब हम लोगों को केवल और थोड़ा इंतजार करना है। हम लोगों को इन परियोजनाओं को देखना है कि ये कब शुरू होंगी। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि हम लोगों को कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। रुस्लान कह रहे हैं कि यूएई के जो जो सुरक्षा जो मंत्री हैं, वो भी आए टेस्टिंग ग्राउंड्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं और बड़े बड़े अधिकारीगण जो हैं वो आ रहे हैं। बेलारूस के अंदर सरकार जो है वो एक अलग दृष्टिकोण के साथ चीजों को देख रहे हैं, डॉक्टर यूनिस्की के व्यक्तित्व को। और एक निजी कंपनी को एक R&D इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता दी गई है। केवल सरकारी जो जो संस्थाएं हैं उनको उनको अनुसंधान या 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 शोध
का स्टेटस उन्हें प्राप्त होता है, और ये सारी की सारी चीजें 8 साल के अंदर प्राप्त हुई हैं। और जब लोग कहते हैं कि ये बहुत जल्दी नहीं हुआ या बहुत कम हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये पर्याप्त नहीं है, कि ये, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अलग दृष्टिकोण के साथ चीजों को देखना चाहिए। लोग जो है वो हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि वो केवल यूनिबस की सराहना नहीं करना चाहते, बल्कि वो हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। तो चैट के ऊपर आप हास्यास्पद चीजें मत लिखिए, क्योंकि ये वाकई में मुझे, मैं थोड़ा सा जो है वो निराश हो जाता हूं, क्योंकि जो लोग ये टिप्पणियां लिखते हैं उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं, उन्होंने किस चीज के अंदर निवेश किया। आपने उस क्षेत्र के अंदर क्षेत्र निवेश किया है, आपने एक क्षेत्र के अंदर निवेश किया है, और आप जो क्षेत्र के अंदर निवेश किया है उसको वो उस और वाकई में उस क्षेत्र को बनने में बहुत समय लगता है। गूगल को वो दर्जनों साल लगे, ताकि वो अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। फेसबुक को समय लगा, और उनको उसके बाद उनको समय लगा कि उसका पूंजीकरण कर सकें। एप्पल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और दोस्तों, ये सारी की सारी जो है ये उत्पाद है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आईटी उत्पाद है, आईटी प्रोडक्ट्स हैं। ये ये कोई जो है वो असल वित्तीय क्षेत्र नहीं है, आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र नहीं है। तो आप लोगों को एक अलग रवैया रखना होगा। तो हम लोग कोई झूठी कंपनी नहीं है। हमारे जो जो से जो जो दूसरी कंपनियां हैं, जैसे कि स्काई कंपनी, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पहला प्लेटफॉर्म था जो कि इस फंड रेजिंग का, धन जुटाने के मॉडल को जो है वो सफलतापूर्वक कर पाया। और जब आप कहते हैं कि सेमेनोव ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, तो उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, और ये डॉक्टर यूनिस्की ने स्वयं इस तरीके को इजाद किया था। और मुझे लगता है कि हम लोगों को उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को एक अवसर दिया कि हम अपना योगदान दे सकें, इस बड़ी परियोजना का हिस्सा बन सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगता है। पर आप मुझ पर विश्वास रखिए कि आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां बहुत खुश होंगी कि आपने ये निर्णय लिया, और आप सहमालिक बने, जो कि सहमालिक बने उस कंपनी के जो कि दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है। और हजारों कमर्शियल परियोजनाएं होने वाली हैं, और बहुत सारी परियोजनाएं का मतलब ये है कि कि लोगों को भर्ती करना होगा इन परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए। और जब तक ये परियोजनाएं जो है वो लॉन्च होंगे, हम लोग अपने शेयर्स को की तब तक बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि ये तब तक, अभी इस समय प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो शेयर्स में परिवर्तित हो जाएंगे, और हम लोग इस परियोजना से बाद बाहर निकल जाएंगे। तो 2025 2027 मुझे ये वो साल लगते हैं जहां पर हम लोगों को जो है हम लोगों को कुछ पैसा प्राप्त होना शुरू होगा, क्योंकि कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो शुरू हो रही हैं, और पैसा जो है वो कंपनी के पास आ रहा है। तो कुछ भी लिखने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। और मैं यहाँ पर इसको कोई नकारात्मक फीडबैक नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए ये फीडबैक उन लोगों से है जिनको वाकई ये नहीं पता कि उनको वो किस चीज के मालिक हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि पूरी प्रक्रिया का वो प्रक्रिया है क्या। तो मैं क्या करूं, अब तो मैं ये कर सकता हूं कि अ, कुछ टिप्पणियों को जो कि एक सीमा से बाहर चली जाती हैं, उनको मैं डिलीट कर देता हूं। और वो जो है व्यक्तिगत रूप से मुझ पर आक्रमण भी करती हैं, तो इन इन इनको मैं इन कमेंट्स को मैं डिलीट कर देता हूं। लेकिन बाकी अधिकांश रूप से मैं कभी भी टिप्पणियों को डिलीट नहीं करता। और लोग कह रहे हैं कि ये सेंसरशिप है, परंतु ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा चैनल है, और हम लोगों को निश्चय करना चाहिए कि हम लोग
क्या चर्चा करना चाहते हैं, क्या टिप्पणियां रखना चाहते हैं कि नहीं। तो ये इस प्रकार है कि आप मेरे घर आ रहे हैं तो मेरे घर के कुछ नियम भी होंगे। तो आप अपने जो जूते हैं वो बाहर उतारेंगे, आप यहाँ पर हाथ धोएंगे, और कुछ चीजें जो है मेरे घर में जो है वो नहीं हो सकती। जैसे कि आप मेरे घर में आप जूते पहनकर नहीं चल सकते। और अगर आप वो नियम को तोड़ते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो है आप नियम का पालन कीजिए। आप मेरे घर में अपशब्द नहीं कह सकते, और मैं अपने मेहमानों को भी अपशब्द नहीं बोल कि ना कहने के लिए बोलता हूँ। और यदि वो एक नियम को अगर वो तोड़ते हैं तो मैं उनको छोड़ने घर से जाने के लिए भी कह सकता हूँ। और यूट्यूब के चैनल के अंदर भी यही है। तो हम बहुत सारे कमेंट्स जो कि नेगेटिव हैं उनको भी हम रखते हैं, परंतु यदि वो कुछ रेखा के पार हो जाते हैं तो उनको डिलीट कर दिया जाता है। तो अगर आप डॉक्टर यूनिस्की के नाम को आप बदनाम कर रहे हैं तो ये पहली सीमा है जो आप पार कर रहे हैं। आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो ये दूसरी। तो अगर हम लोग आपके कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं तो आप बुरा मत मानिएगा। और हाँ, बंद बैठकों के अंदर आप विनम्र रहिए, और उन उन मुद्दों के ऊपर आप बात मत कीजिए जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। कल हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ी चर्चा की। एक यूएसटी के यूएसटी इन्वेस्टमेंट निवेश जो पार्टनर्स हैं उनके साथ हमने बातचीत की कि आपने उस चैनल के अंदर वो क्यों आप लेकर आए। आप अगर कुछ बात चर्चा करना चाहते हैं तो आप जो है आप जो जो राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, धार्मिक मुद्दों के ऊपर आप व्यक्तिगत रूप से इनके इनके ऊपर बात करें। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मत बात कीजिएगा। ये ये कोई ऐसा समूह नहीं है जहां पर आप अपनी भावनाओं को खुले में व्यक्त कर सकते हैं। जी नहीं, हमें थोड़ा सा शिष्ट होना पड़ेगा, और हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग वाकई कहाँ पर हैं। आपको जवाबदेही लेनी होगी। हम लोग सभी एक जो है वयस्क हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सरल सत्य हैं जो कि हमें अनदेखे नहीं करने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो, मैं एक 38 साल का हूँ, और ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है संभवतः अब अपने सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। और यदि मैंने आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है तो मैं आपके प्रश्नों को लेना चाहूंगा। हम लोग इन प्रश्नों के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, और मैं आपको कुछ खबरें सुनाना चाहूंगा, और अंत में और इस सत्र का अंत करना चाहूंगा। तो डॉक्टर निस्की का क्या रिश्ता है टोकन्स के साथ। प्री आईपीओ एक्सचेंज का जो समझौता है वो डॉक्टर निस्की द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। तो कौन है जो जिम्मेदारी लेगा प्री आईपीओ शेयर्स की और टोकन एक्सचेंज की। क्या डॉक्टर डॉक्टर यूनिस्की ने इसका उत्तर दिया है। आप इसको जरूर पढ़िए, पर ईमानदारी से मुझे बताइए कि आपने वाकई में पूरा का पूरा उत्तर पढ़ा है जो डॉक्टर यूनिस्की ने दिया। उन्होंने कहा जी नहीं। तो ठीक है, तो ज्यादा समय ना बिताते हुए इसके ऊपर, ओल्गा, आप डॉक्टर यूनिस्की आप यूनिस्की डॉट इंजीनियर वेबसाइट पर जाइए, और वहां पर हमारी आधिकारिक खबरें भी होती हैं। और मैं आपको चैट के अंदर ये लिंक्स देने वाला हूं। तो बहुत विशिष्ट तौर पर ये प्रश्न पूछा गया था। ये कहाँ पर है, मैं एक बार ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक क्षण दीजिए। नवंबर से माफ कीजिएगा, जो पुराना SWG टोकन है वो एक WGT, या वो UST के प्री आईपीओ शेयर बन गया। तो क्या कोई ऐसा समझौता है इस इस टोकन के डेवलपर के साथ। तो इस टोकन का महत्व क्या है। तो आपका प्रश्न यही है, और उत्तर भी दिया हुआ है, और ये मैं चैट के अंदर आपको आपको साझा करूंगा। ये पूरा का पूरा लेख आपके साथ साझा करूंगा। आप प्रश्न नंबर 9 पर जाइए।
देखिए, ये सही नहीं है। हम लोगों ने इसका उत्तर पहले भी दिया हुआ है, स्पष्ट दिया है। हमने टेलीग्राम के ऊपर भी बोला है। ईवरिच परियोजना और मिस्टर होगाटव के ऊपर हम हम लोगों ने टिप्पणी दी है। उनके पास 2.7 मिलियन शेयर्स है स्काईवे के। अब मैं आपको बता दूं कि स्काईवे कुछ भी नहीं है, अब यूएसटी है। और हम लोग शेयर्स की बात नहीं करते, प्री आईपीओ शेयर्स हैं। तो तकनीकी रूप से हम लोग शेयर धारक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो प्री आईपीओ शेयर्स हैं, जो कि सही कानूनी शब्द है। तो आप ने यहाँ पर बातचीत की मिस्टर हवरातव की परिस्थितियों के ऊपर। पर क्या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या वो इसी चीज के लिए बना है? जी नहीं। एंड्रॉय ने अपना काम नहीं किया और बहुत अच्छे से किया। और एक बिंदु के ऊपर उन्होंने अपना अपना जो है रास्ता बदल दिया, और वो ऐसा कर सकते थे। और यहीं पर जो यूएसटी और एंड्रे हवरातव जो है वो रास्ता अलग अलग हो गया। और डॉक्टर और उसके बाद जो आंद्रे थे वो अपना व्यवसाय कराते गए, हम अपने व्यवसाय पर चलते गए। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, आपकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से। हम लोग एक दोस्त के रूप में, एक पार्टनर के रूप में आते हैं। कोई शादी किसी की होती है, किसी का तलाक होता है। 5-6 साल आप लोग काम किया, आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपने मिशन को पूर्ण रूप दिया, बहुत सारा कार्य उन्होंने किया, योगदान दिया प्रचार के लिए, हमारे हमारे टेक्नोलॉजी के लिए। परंतु आप इसकी जो चर्चा है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्यों करेंगे, जो टेलीग्राम चैनल जिसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है? आप कहीं और आप कहीं और जाकर इसकी बातचीत कर सकते हैं। आप 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 अपनी जजमेंट जो है वो डाल रहे हैं। तो आप फैसला सुना रहे हैं उनके प्रति। ये कोई ठीक बात नहीं है। भगवान है हमारे साथ जिन्होंने हमें बनाया है, और उसके बाद सरकारी मशीनरी भी है जहां पर इंसाफ दिया जाता है। भगवान जो है वो हमेशा इंसाफ देता है, परंतु ऐसा नहीं है कि जो सरकार है वो हमेशा हमेशा ही इंसाफ दे, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक प्रश्न का एक अपना समय होता है, जगह होती है। तो मुझे सुनिश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक ऐसा टेलीग्राम चैनल है जो कि उनकी टीम द्वारा बनाया गया है, जो कि लगातार तरीके से कार्य कर रहा है, और हवातक के जो उद्देश्य हैं उनके ऊपर कार्य कर रहा है। और जो कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू किया, आप वहां पर आपका बात कर सकते हैं। पर आप उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं जो कि इसके लिए बना ही नहीं है? शायद मैं थोड़ा संवेदनशील हूँ और मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, परंतु मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने चैनल्स को थोड़ा सा नियंत्रित करना चाहिए। यदि आपके पास कुछ व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, तो आप व्यक्तिगत रूप से इसको लिख सकते हैं और उनके साथ चर्चा कर सकते हैं जिनसे आप चर्चा करना चाहते हैं। और उसके बाद आप जो है गुस्से से, प्यार से इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए, कोई और प्रश्न है तो आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैक्सिम। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके फीडबैक का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि क्या हम लोग जो स्विग का जो बैक ऑफिस था और जो नया प्लेटफॉर्म है, क्या हम लोग उसको एकीकृत कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे बैक ऑफिसेज हैं, तो मुझे, अगर वो किसी और के नाम के ऊपर बैक ऑफिस है, तो आप इनको जोड़ नहीं सकते, एकीकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ये नाम है, ये शेयर होल्डर की रजिस्ट्री के अंदर जो है वो वो पंजीकृत है। आपकी आपकी मौत के बाद ही ये जो जो शेयर्स हैं वो आपके आप आ, जो जो आपके आपके बाद दिए जा सकते हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी घोषणा है। 16 16 नवंबर को जो है 6 बजे
कीव समय के अनुसार, जो कि 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार जो है, हम लोग एक बंद बैठक का आयोजन करेंगे और उस बंद बैठक के अंदर हम लोग जो है नई जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं, जहां पर आपको माइक्रोन ग्लोबल मंच, जो कि नया मंच है, उसके ऊपर जानकारी देने वाले हैं। तो सभी इस सक्रिय क्लाइंट्स हमारे प्लेटफॉर्म के जो हैं वो वहां पर होने चाहिए। वो क्लाइंट्स जो कि एजेंट्स के रूप में कार्य करना चाहते हैं, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अपना भविष्य हमारे साथ निर्माण करना चाहते हैं। तो आपके लिए ये बैठक बिल्कुल अनिवार्य है। तो इससे पहले कि आप उस बैठक का हिस्सा बने, आपको कुछ कदम उठाने होंगे। पहला कदम, आपको पंजीकृत करना होगा अपने आप को बैठक के लिए। ये जानकारी, ये जो लिंक है, आपको बैक ऑफिस में प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी बंद बैठक की, जो कि 21 अक्टूबर को हुई थी। ये जो बैठक का जो लिंक है वो क्लोज्ड टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो लिंक मौजूद है। तो इस शनिवार की बैठक के लिए, बंद बैठक के लिए, आपको पंजीकृत होना होगा। आपको एनडीए के ऊपर हस्ताक्षर करने होगा, गैर प्रकटीकरण समझौता या एनडीए। उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा क्लोज्ड टेलीग्राम चैनल का। आप चैनल के साथ जुड़िए और उस चैनल के अंदर आप जो है, आपको वो लिंक प्राप्त होगा जो कि आपको रिकॉर्डिंग तक लेकर जाएगा, जो कि पिछली बैठक थी, बंद बैठक थी। ये यूट्यूब के ऊपर प्रकाशित की गई थी और ये 3 भाषाओं में उपलब्ध है, अंग्रेजी, रूसी और हिंदी में। तो जो जो क्लोज्ड टेलीग्राम चैनल है, जो वो जरूरत है ताकि हम लोग अपनी कोर टीम, जो सक्रिय पार्टनर्स की, उनको शुरू कर सकें, उनके साथ जुड़ सकें, ताकि हम लोग रीबूट कर सकें अपने क्राउड फंडिंग की प्रणाली को। और इसी के साथ साथ हम लोगों को एक फोकस ग्रुप की भी आवश्यकता होगी, ताकि हम लोग परीक्षण कर सकें अपने बैक ऑफिस का, नए बैक ऑफिस का, कि सभी चीजें कार्य कर रही हैं, कोई बग्स नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कीव समय के अनुसार मिलेंगे। तो सूरज जी, कीव समय और मॉस्को समय में अंतर है। तो कीव समय जो है वो 3.5 घंटे पीछे है भारतीय समय के अनुसार। तो हमारी अगली जो बैठक होगी वो हम लोग मंगलवार को करेंगे। और वहां पर मैं आपके लिए जो है वो एक भविष्य के प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए मैं खबरें लेकर आऊंगा। आप जो नए प्लेटफॉर्म के लिए, तो हमारे सामने तो जो भविष्य है, तो जो लोग जो पुराना प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग मंगलवार को एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। और बंद बैठक जो है वो 6 बजे की समय के अनुसार होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत कम प्रश्न आए आज से, शायद ये इसलिए क्योंकि जो कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो शायद स्पष्ट हो गई होंगी इंटरव्यू के माध्यम से और मेरी टिप्पणियों के माध्यम से। और अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको सभी चीजें जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो मैक्सिम, आपको नमस्कार। और एंजेला, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है देखकर। और एंजेला, आप डॉक्टर यूनिस्की के वीडियोस को जरूर देखें। और उनके वीडियो के अंत में उन्होंने विशिष्ट रूप से ये बताया है परियोजनाओं के बारे में। और वो एक ऐसी परियोजना थी जिसके बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन आप समझ पाएंगे कि वो उसी परियोजना की बात कर रहे हैं, परंतु आपको आभास होगा कि इसी परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी खबर होगी, आपके लिए भी और मार्को के लिए। तो अंजना, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और और सूरज जी कह रहे हैं कि आज का वेबिनार बहुत ही बढ़िया था। और दनिला कह रही हैं कि मैं लंदन से हूँ। svetlana भी धन्यवाद कह रही हैं। और
तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपका ये जो जो हफ्ता है ये आपके लिए उद्घाटक पूर्ण सिद्ध हो, तो हम लोगों को अब इनके लिए और आगे कार्य करना है। तो और डॉक्टर नित्सकी जो है अभी भी पूरी ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है पूरी मानवता की भलाई के लिए उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके, क्योंकि वो भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, और वाकई में अपने भविष्य को उज्जवल बना रूप से हो, और इसके ऊपर जो फंडिंग है वो समय के अनुसार फंडिंग पूरी हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे हम लोग जो है मंगलवार को अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे सार्वजनिक बैठक के लिए, और उसके बाद पैकेजेस की आप बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग बंद बैठक में बात करेंगे। समय पूरा हो चुका है। पूरी शुभकामनाएं सभी को, और आप सभी से मैं हाथ मिलाना चाहूंगा, और साथ ही साथ भविष्य में आप मिलना भी चाहूंगा। तो आपसे जरूर मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी कक्ष के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। आप सभी को शुभ रात्रि, और अगली बैठक तक के लिए आपका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।